गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। अगले 1 घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाने वाले हैं जो रखती हैं आपसे सरोकार। शुरुआत करते हैं भरतपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आरक्षण की मांग को लेकर दरअसल सैनी समाज का आंदोलन अभी भी जारी है। अभी भी सैनी समाज के लोग हाईवे पर डटे हुए हैं। मृतक का देर रात हालांकि पोस्टमार्टम हुआ। परिजनों को मृतक के शव को सौंप दिया जाएगा। आज शव सुपुर्द करने के बाद आज अंतिम संस्कार होगा। 12% आरक्षण की मांग को लेकर दरअसल ये आंदोलन चल रहा है। पिछले 8 दिनों से आज आंदोलन का 9वां दिन है। इन सबके बीच में जिस तरह से मोहन ने सुसाइड धरना स्थल से कुछ ही दूरी पर किया था, पूरा मामला काफी पेचीदा हो गया था। लेकिन माना यह जा रहा है कि अब लगभग मृतक मोहन की मांगों को लेकर सहमति बन गई है और लिहाजा कल देखिए पोस्टमार्टम के लिए भी राजी हुए परिजन। पोस्टमार्टम हो चुका है और आज परिजनों को मृतक मोहन का शव सौंप दिया जाएगा। दीपक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, कितने बजे आज परिजनों को पोस्टमार्टम करने के बाद जो है शव सौंपा जाना है, कितने बजे अंतिम संस्कार होना है? देखिए मनु, रात 10 बजे तक करीब पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में चली थी, जहां मेडिकल टीम द्वारा मृतक मोहन का पोस्टमार्टम किया गया और अब कुछ देर बाद ही जो शव है वो परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। उसके बाद अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। लेकिन मोहन की आत्महत्या के बाद ये पूरा मामला पेचीदा हो गया था। लेकिन अब आंदोलनकारी और जो वहाँ के संयोजक हैं उनका कहना है कि अब वापस से इस आंदोलन को डाइवर्ट किया गया है और सिर्फ 12% आरक्षण की मांग को लेकर के अभी आंदोलन चल रहा है। साथ ही जो परिजन है मृतक मोहन सिंह के, उन्होंने जिला कलेक्टर आलोक रंजन, पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की थी, तो उन्होंने अपनी मांगों को लेकर के रखा है। जिला कलेक्टर ने प्रशासनिक तौर पर वो भरोसा दिलाया है कि जो भी सरकार की तरफ से जो सहायता है वो उपलब्ध कराई जाएगी और जो शहीद का दर्जा देने की जो मांग की जा रही थी वो अब परिजन ने छोड़ दी है। परिजनों का कहना है कि हम डेड बॉडी लेने के लिए तैयार हैं। उसके बाद वो वहां से आए और रात को पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई और अब कुछ देर बाद परिजन आरबीएम अस्पताल पहुंचेंगे, जहां जो डेड बॉडी है वो उनको सुपुर्द कर दी जाएगी। और आंदोलन की बात की जाए तो आज 9वां दिन है मनु और आंदोलन लगातार जारी है। उनका कहना है कि 2 मई तक ये आंदोलन चलेगा, क्योंकि 1 मई को एक बैठक होनी है ओबीसी आयोग के साथ में। उस बैठक में क्या फैसला रहता है इसको लेकर के फिर आंदोलनकारियों और समाज के बीच में रणनीति तैयार की जाएगी और उसके बाद आगे इनकी क्या रणनीति रहती है उसको लेकर के लगातार ये आंदोलन जो है 1 मई का दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी कि वेट एंड वॉच की स्थिति में अभी भी सैनी समाज के लोग हैं। देखिए बिल्कुल 1 मई का वो फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि 1 मई को क्या फैसला आता है, उसके बाद आगे की जो रणनीति है वो तैयार की जाएगी। हालांकि 2 मई तक उन्होंने ऐलान किया है कि 2 मई तक हाईवे जाम रहेगा। ऐसे में मनु सबसे बड़ी चीज हो जाती है कि वहां रहने वाले जो आसपास के लोग हैं उनको परेशानी हो रही है। इंटरनेट पर भी अब पाबंदी बढ़ा दी गई है और लगातार ये पूरा जो मामला है उससे कहीं ना कहीं बेरोजगारी जो है आसपास के इलाके में वो फैल रही है। कल हमने तस्वीरें दिखाई थी कि कितने जो भट्टा संचालक हैं ईंट के वो बेरोजगार है, ढाबा संचालक है वो बेरोजगार है, पेट्रोल पंप जिन पर हजारों लीटर डीजल पेट्रोल बिकता था वो अब सूने पड़े हुए हैं। इस तरह की तस्वीर जो है वो वहां पर दिख रही है। और लेकिन सैनी समाज के लोगों का कहना है कि हम ये अरोदा जो गांव है यहीं पर डटे रहेंगे और इसी जगह पर हमने पहले आंदोलन किया था और अभी भी यहीं पर लगातार आंदोलन जारी रहेगा। दीपक, देखिए खबर ये थी कि कल तक हम ये मान रहे थे कि हाईवे को खोलने का ऐलान हो सकता है, क्योंकि लगभग जो 12% आरक्षण की मांग थी उसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से तो साफ तौर पर भरोसा दिया गया था कि हम ओबीसी आयोग की तरफ भेज रहे हैं। लेकिन अब ओबीसी आयोग के पाले में गेंद है, तो जाहिर तौर पर वेट एंड वॉच की स्थिति में सैनिक समाज समझ में आ रहा है। इन सब के बीच में किसी तरह की स्थिति वहां पर ना बिगड़े, चूंकि आपने वो तस्वीरें भी भेजी, लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। कल से पथराव वहां पर हुआ है, पूरी खोद दी गई है हाईवे को, तो किसी तरह की यहाँ पर स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, इसको लेकर क्या सुरक्षा के इंतजाम दिख रहे हैं? देखिए सुरक्षा के इंतजामों की बात की जाए तो जो आंदोलन स्थल है उसके 500 मीटर की दूरी पर पुलिस बल तैनात है। बैरिकेड लगा करके जो पुलिसकर्मी है वो तैनात किए गए हैं और भरतपुर ही नहीं, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर के जो पुलिसकर्मी अतिरिक्त जाब्ता है वो वहां पर बुलाए गए। और मनु कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है कि आंदोलनकारी नारेबाजी करते हुए पुलिस की तरफ आते हैं और फिर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हैं और उसके बाद पुलिस को उन्हें वापस खदेड़ना पड़ता है। स्थिति काफी असमंजस की हो जाती है वहां पर और ये देखने को मिलता है कि कहीं
दोबारा से जो है स्थिति ये ना हो जाए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़े और इनको खदेड़ना पड़े। लेकिन समझाइश कर उनको वापस भेजा जाता है, लेकिन वो दिन में कई बार ऐसा ही करते हैं, कभी उस बैरिकेड की तरफ जाते हैं, कभी दूसरे बैरिकेड की तरफ जाते हैं। तो ऐसे में पुलिस जो है वो पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। करीब 1000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं आंदोलन स्थल के चारों तरफ, और जो अलग अलग सादा वर्दी में जो टीमें हैं वो भी वहां आंदोलन स्थल के इर्द गिर्द रहती हैं, और जो खुफिया जानकारी है वो अपने उच्च अधिकारियों को पहुंचाई जाती है कि क्या आंदोलन स्थल पर चल रहा है, क्या रणनीति बनाई जा रही है। ये सभी तमाम चीजें जो हैं वो लगातार आंदोलन स्थल पर बनी रहती है। लेकिन अब ये है कि आंदोलन लंबा खींचेगा। 2 मई तक का ऐलान। मोहन की हम बात करते हैं, चूंकि पृथक मोहन को लेकर जिस तरीके से ये मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आया था, चूंकि आंदोलन के आरक्षण की मांग एक तरफ साइडलाइन हो गई थी, मांग पहुंच गई थी कि परिजन क्या चाहते हैं अपने मृतक मोहन को लेकर। किन किन बातों पर आखिरकार सहमति बन पाई है अब? देखिए, सहमति की बात की जाए तो जिला प्रशासन ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि सरकार की तरफ से जो मुआवजा राशि है, जो सहायता राशि है वो उपलब्ध कराई जाएगी, और हर संभव मदद का उन्हें भरोसा दिलाया है। उसके बाद परिवारजन राजी हुए हैं कि ठीक है, हम डेड बॉडी को ले लेते हैं, क्योंकि परिवारजनों से भी हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि काफ़ी वक्त हो गया है। आज 5वां दिन है मृतक मोहन सिंह की जो डेड बॉडी है वो आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखी हुई है। देर रात को उसका पोस्टमार्टम कराया और कुछ देर बाद ही वो परिजनों को सुपर्द कर दी जाएगी। लेकिन गाँव में शादियों का माहौल है, और जहां मृतक मोहन सिंह का घर है उसके पास में ही कई शादियां हैं। तो इसको लेकर के परिवार वालों ने आंदोलनकारियों के साथ बैठक की और ये निर्णय लिया कि हम डेड बॉडी लेने के लिए तैयार हैं। जो हमारी मांगे हैं उनको लेकर के आप ठीक है प्रोटेस्ट करिए, आंदोलन के साथ आरक्षण की मांग को लेकर के, उसके साथ साथ मृतक मोहन सिंह की जो मांगे हैं उनको लेकर के प्रोटेस्ट करिए, लेकिन डेड बॉडी हम लेंगे और उसके बाद अंतिम संस्कार करेंगे। फिर उसके बाद वहां से आकर के प्रशासन के साथ उनकी बैठक हुई, जिला कलेक्टर के साथ बैठक हुई, तो जिला कलेक्टर ने भी उनको भरोसा दिलाया है कि आपकी जो मांगे हैं 1 करोड़ रुपए मुआवजा, सरकारी नौकरी, शहीद का दर्जा, ये नियमानुसार नहीं है, नियम जो कानून है उनके बाहर है। तो इस पर तो सरकार ही फैसला ले सकती है कि सरकार को क्या करना है। लेकिन जिला प्रशासन के दायरे में जो मदद होती है, हाँ, जो लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर संतुष्ट अब सैनिक समाज का जो आंदोलनकारी से जुड़ा हुआ परिवार था, मृतक मोहन सिंह का जो परिवार था, नजर आ रहा है। शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन इन सबके बीच में अल्टीमेटम ये है कि ओबीसी आयोग की बैठक क्या होती है, उसमें क्या फैसला होता है, और इसी के बाद हम आंदोलन की दिशा और दशा तय करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री गहलोत के बीकानेर दौरे की बात करते हैं। दरअसल आज सीएम बीकानेर दौरे पर रहेंगे। सुबह 11 बजे श्री डूंगरगढ़ के गोंसाईसर में आएंगे सीएम, सरकारी अस्पताल के भवन का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ साथ दोपहर 1:30 बजे शहीद राकेश छोटिया की मूर्ति का अनावरण करेंगे। 2:15 बजे सोनियासर गोदरान में महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करेंगे। शहीद हेतराम गोदरा की मूर्ति का भी अनावरण करेंगे मुख्यमंत्री। तो गहलोत का जो पूरा बीकानेर दौरे का कार्यक्रम है, ये अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं, मिनट टू मिनट कार्यक्रम। 11 बजे देखिए गोसाईसर आएंगे सीएम, और यहाँ पर सरकारी अस्पताल के भवन का लोकार्पण का उनका कार्यक्रम है। इसके बाद 1:30 बजे शहीद राकेश छोटिया की मूर्ति का अनावरण करेंगे, और यहां से सीधे वो महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करने के लिए पहुंच जाएंगे। मनीष हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनीष, जिस तरीके से कल पूरी तरह से फायर अंदाज में मुख्यमंत्री नजर आए, महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करा, कल 3 जिलों का उनका दौरा, आज एक बार फिर वो बीकानेर के दौरे पर, यानी कुल मिलाकर चुनावी मूड में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। जी, निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिन के भीतर वापस बीकानेर दौरे पर रहेंगे। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ के गोसाईसर में सीएम आज पहुंचेंगे। लगभग 11 बजे सीएम हेलीकॉप्टर से गोसाईसर पहुंचेंगे, जहां पर सबसे पहले तो एक अस्पताल के भवन का शिलान्यास करेंगे, और जो अस्पताल के कार्मिक हैं उनके लिए जो क्वार्टर बनाए हुए हैं उनका भी शिलान्यास करने का कार्यक्रम है। इसके बाद में जो सीएम है वो धीरासर चौटियन जाएंगे, जहां पर एक शहीद की मूर्ति का अनावरण करने का भी कार्यक्रम है, और वहीं पर जो महंगाई राहत शिविर हैं इनका भी सीएम का अवलोकन करने का कार्यक्रम है। निश्चित तौर पर महंगाई राहत शिविर हैं, इसके जरिए सीएम जो है वो चुनावी साल में अब जनता से सीधे जुड़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं, और कहीं ना कहीं पर ये माना भी जा सकता है कि सीएम जो है इस महंगाई राहत शिविर के जरिए तो लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में कहाँ से जनता में किस तरह का जो फीडबैक है वो सरकार को लेकर के हैं, उनके कामकाज को लेकर के हैं, इनकी भी टोल लेने के लिए सीएम जो है वो पूरी तरह से कोशिश में जुटे हुए हैं। बीकानेर 2 दिन पहले ही बीकानेर दौरे पर आए थे सीएम अशोक गहलोत, और 1 दिन का ये कार्यक्रम उनका प्रस्तावित था, लेकिन अचानक कार्यक्रम में बदलाव किया गया, और कार्यक्रम में बदलाव करने के बाद में सीएम ने रात्रि विश्राम भी बीकानेर में ही किया, और दूसरे दिन भी जनसुनवाई की। जनसुनवाई करने के बाद में फिर वो पंजाब निकल गए थे। तो वहीं पर अब आज सीएम वापस
एक बार फिर बीकानेर का दौरा वो करेंगे। शुक्रिया मनीष, नजर बनाए रखिएगा इस दौरे पर, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो देखिए, कुल मिलाकर जब से महंगाई राहत कैंप की शुरुआत हुई है, मुख्यमंत्री लगातार अलग अलग महंगाई राहत कैंप में जाकर खुद अवलोकन कर रहे हैं, लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार आपका क्या रजिस्ट्रेशन हो पाया, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, साथ ही फायदे भी वो लगातार गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, जयपुर से बड़ा अपडेट महंगाई राहत कैंप को लेकर ही अपने दर्शकों को बता दें, महंगाई राहत शिविर ने एक कीर्तिमान रच दिया है। 5 दिन में 1 करोड़ से ज्यादा गारंटी कार्ड वितरित किए गए। 1 करोड़ का आंकड़ा छूने पर स्टेट कंट्रोल रूम में सेलिब्रेशन भी हुआ है। ये तस्वीरें सेलिब्रेशन की आपके सामने, कंट्रोल रूम में काम करने वाले कार्मिकों ने सेलिब्रेशन किया और अब तक 23 लाख से ज्यादा परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। 1 करोड़ से ज्यादा मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड बांटे जा चुके हैं। गैस सिलेंडर योजना में 9 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए। निःशुल्क बिजली योजना की बात करें तो 15 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए। कृषि बिजली योजना, देखिए एक एक करके कुल मिलाकर 10 योजनाएं हैं, तो कृषि बिजली योजना में 1,23,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन अब तक हुए हैं। फूड पैकेट योजना में 16 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन। मनरेगा योजना में 6 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये 10 योजना जिनका फायदा आम लोगों को मिल रहा है महंगाई राहत शिविर के जरिए। और ये तस्वीरें आपके सामने कंट्रोल रूम की हैं, जहां पर काम करने वाले तमाम जो कार्मिक हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। चूंकि 1 करोड़ का आंकड़ा छूने पर ये सेलिब्रेशन तो बनता है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए जालौर से अगली खबर लेते हैं, जहां पर जिला मुख्यालय पर बीजेपी का जन आक्रोश आज महाघेराव होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इसमें शामिल होंगे। जिला मुख्यालय पर जन आक्रोश महाघेराव का आयोजन। लगातार जन आक्रोश महाघेराव के जरिए सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करती हुई बीजेपी नजर आ रही है, यानी जनता के बीच जाने की कोशिश चुनावी साल में। और आज जन आक्रोश महाघेराव देखिए कहां पर हो रहा है, जालौर में आज बीजेपी का जन आक्रोश महाघेराव, जिसमें सीपी जोशी भी शामिल होंगे। चूरू जिले के सुजानगढ़ में 26 अप्रैल को ज्वेलर्स शोरूम में हुई फायरिंग के 3 सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहे हैं और एक सीसीटीवी जिसमें पुलिस कांस्टेबल रमेश मीणा के अदम्य साहस को देखा जा सकता है। दूसरा वीडियो जिसमें फायरिंग के वक्त शोरूम में मौजूद महिलाओं सहित करीब 1 दर्जन कस्टमर दहशत से वहां पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तीसरा वीडियो उस सड़क का है जहां पर बेखौफ 4 बदमाशों को फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। पूरा मामला रोहित गोदारा गैंग से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां 28 मार्च को जेडीजे ज्वेलर्स शोरूम के प्रोप्राइट पवन सोनी ने सुजानगढ़ कोतवाली थाने में केस दर्ज करवाया था। रोहित गोदारा ने उसे फोन कर 2 करोड़ की रंगदारी मांगी, नहीं देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी गई। मुकदमा दर्ज करवाएं 1 महीना भी नहीं हुआ था कि 26 अप्रैल को दिन दहाड़े 4 बदमाशों ने बेखौफ होकर जेडीजे ज्वेलर्स शोरूम पर 15 राउंड फायरिंग की और ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां पर फैक्ट्री में आग का तांडव देखने को मिला है। 2 फैक्ट्रियों में आग लगी है। मौके पर फिलहाल 12 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद, आग पर काबू पाने की कोशिश चल रही है। बोरानाडा क्षेत्र की एक घटना जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। 2 फैक्ट्री में आग लग गई। फिलहाल 12 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिशें चल रही हैं। ये रात का समय, जहां पर देखिए किस तरह से फैक्ट्रियां धू-धू कर जलने लगी और उसके बाद मोर्चा जमाया फायर ब्रिगेड की टीम ने। 12 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर मौजूद, आग पर काबू पाने की कोशिशें चल रही हैं। अगली खबर जोधपुर से ही है। रंगे हाथों एएसआई ट्रैप हो गया है जोधपुर में। दरअसल यहां पर एसीबी का बड़ा एक्शन देखने को मिला। 8,000 की रिश्वत लेते हुए एएसआई को पकड़ लिया गया। मुकदमे में मदद करने की एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी स्पेशल यूनिट की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बिजली चोरी पकड़ने के लिए सतर्कता अभियान जोधपुर में चलाया जा रहा है। डिस्कॉम ने बिजली चोरी के 606 मामले पकड़े हैं। लगभग 81,76,000 रुपए की चोरी पकड़ी गई है। जोधपुर शहर में बिजली चोरी के 18 मामले मिले और बिजली दुरुपयोग के 38 मामले मिले हैं। पाली में बात करें तो 20 और सिरोही में 77 मामले मिले। बाड़मेर में भी इसी तरह से 52 मामले सामने आए हैं। अभियान के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है।
और अब आपको लिए चलते हैं कोटा। दरअसल एसीबी सर्च ऑपरेशन मामले में अपडेट अपने दर्शकों को दे दें कि एसीबी को सर्च में बड़े स्तर पर बेनामी संपत्ति मिली। मालिक कोऑपरेटिव के डिप्टी रजिस्ट्रार निकले और उनकी पत्नी भी इसमें आरोपी है। इसके साथ साथ 6 प्लॉट कोटा में, झालावाड़, उदयपुर में 3 मकान हैं। फार्म हाउस कुंभलगढ़ में 6 बीघा जमीन के कागजात भी बरामद हुए हैं। 315 ग्राम सोना चांदी और 12 लाख बैंक में जमा है। कोऑपरेटिव के डिप्टी रजिस्ट्रार हैं राय सिंह। इसके साथ साथ झालरापाटन तहसीलदार के पद पर उनकी पत्नी अस्मिता हैं। सुबह से लगातार कार्रवाई में एसीबी की 11 टीमें जुटी हुई हैं। और बात करते सूडान से प्रदेश लौटे प्रवासी की। दरअसल ऑपरेशन कावेरी के तहत बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। सूडान से 392 भारतीय वापस लाए गए हैं। सूडान में फंसे 6 राजस्थानी नागरिक पहुंचे हैं जयपुर। मुंबई से इंडिगो की फ्लाइट से जयपुर पहुंचे। वापस घर लौटने पर खुशी उन्होंने जताई। एयरपोर्ट पर प्रवासियों का देखिए किस तरह से स्वागत किया गया है। सूडान के गृह युद्ध में फंसे 6 नागरिक जयपुर आज पहुंचे हैं और जयपुर एयरपोर्ट पर ये जो जिनमें कपल है, जिनमें 2 जयपुर के ही रहने वाले, हम बात करेंगे। सर, आज पहुंचे, किस तरह रिलीफ महसूस कर रहे हैं आज? हम जाने का बड़ा रिलीफ मिला है। ऐसा लगा बिल्कुल जैसे अब बिल्कुल आजाद है। नहीं तो वहाँ खौफ के अंदर, डर के मारे घर से भी नहीं निकल रहे थे। पता नहीं कब किधर से कौन सी गोली टच हो जाए। क्योंकि हमारे इंडियन के एक तमिल के हैं, वो दाल ग्रुप के अंदर काम करते हैं, वो एक्सपायर हो गए इस चक्कर में। फोन पे बात करते हुए खिड़की के पास गए, गोली उनको गोली लगी। तो उनकी छोटी बच्ची थी, एक उनकी वाइफ थी और वही लोग। हबीब जी, कितनी उम्मीदें थी? मतलब हुआ क्या था वहाँ पे? क्या दृश्य आपने देखा वहाँ पर? देखिए, हम तो देखा कुछ भी नहीं है, क्योंकि गोली जब चली उस टाइम अनाउंस हो गया था कि कब लोग घर से बाहर नहीं निकले। लेकिन कंटिन्यू बड़े बड़े ब्लास्टिंग हो रही थी और गोलियों की चलने की आवाज आई थी, मिसाइल के चलने की आवाज आई थी। बीच में कुछ रिलैक्स हुआ था तो मैं बाजारों में इधर घूमने गया तो कुछ जगहों पर लाशें पड़ी हुई थी। वो पूरा जली हुई, सड़क भी जली हुई थी, यानी व्हीकल नहीं, सड़क भी कंप्लीट जली हुई थी। तो देखने का मंजर नहीं था और जगह जगह रोड ब्लॉक्स, तो इंसान निकल सकते तो इस हम गलियों में से होते हुए हम वापस घर पहुंचे। बहुत बड़ी राहत आप महसूस कर रहे हैं। किस तरह का श्रेय देंगे, किसको श्रेय देंगे पूरा इस तरह की, ताकि आप सुरक्षित रूप से अब जयपुर आ पाए? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। बिना उनके सपोर्ट के हम लोग, कोई भी भारतीय नहीं आ सकता, क्योंकि ऐसी पोजीशन में। उसके बाद राजस्थान गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। उन्होंने वहाँ से लेकर दिल्ली पहुँच के उन्होंने हमें टेक ओवर कर लिया, क्योंकि बहुत से लोगों के पास, जिनके पास कुछ भी पैसा नहीं था, सडनली एकदम निकल गए। उनके बैंकों में बंद हो गए, बैंकों में फाइनेंस खाने के पैसे नहीं। उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दोनों गवर्नमेंट्स का है और बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के हम आ नहीं सकते। देखिए, हबीब जी की वाइफ जी शबनम जी मौजूद है हमारे साथ। कितना रिलीफ आप महसूस कर रहे हैं आज? आप अपने वतन लौटे हैं, जयपुर लौटे हैं। बहुत उस माहौल में तो ऐसा लग रहा था कि हम कभी जिंदा वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि ना आ सकते थे, ना जा सकते थे, ना किसी से कांटेक्ट हो सकता था, ना मोबाइल से, ना किसी भी तरीके से, क्योंकि नेटवर्क बिल्कुल जा चुके थे। फोन भी नहीं हो सकता था, बैंकें सब बंद थी, कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन बड़ी मुश्किल से हमने कैसे कांटेक्ट किया, वो रात कैसे, जो क्योंकि हमारी बस भी मिस हो गई थी, वो रात हमने कैसे गुजारी, मतलब खौफ के अंदर के, बस सोच के कि हम अपने वतन चले जाएं। बस आप भी वहाँ से आए हैं, और कितने भारतीय हैं जो उस वक्त सूडान के वहीं फंसे हुए हैं? अभी तो वैसे काफी तो निकल गए, अब थोड़े बहुत हैं जो खार्तून में हैं अभी, और कितने होंगे ये तो मैं बता नहीं सकती। लेकिन क्योंकि वहाँ नेटवर्क नहीं है ना, तो एकदम से अंदाजा नहीं हो रहा कहाँ कहाँ लोग फंसे हुए हैं। लेकिन एम्बेसी पूरी कोशिश कर रही है अपने उनके टच में, उन्होंने ग्रुप बना रखे हैं, वो टच में है। तो वतन पहुँचना भी सपने जैसा है आज? हाँ, अभी सपने जैसा है। इस कंडीशन में तो सपने जैसा ही था। तो यह शबनम खान जिनका कहना है कि वतन पहुँचना, सूडान के गृह युद्ध के बीच वतन पहुँचना, अपने जयपुर, अपने घर पहुँचना एक सपने जैसा है। और एक खुशकिस्मत है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार की मदद से, सहयोग से ये जयपुर पहुंच पाए। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। अपराध के खिलाफ राजस्थान पुलिस का डबल अटैक शुरू हो गया है। फील्ड में ऑन ड्यूटी राजस्थान पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में लगी हुई है, तो वहीं ऑनलाइन
फील्ड में राजस्थान पुलिस की सोशल मीडिया टीम ने अपराधियों के खिलाफ अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया है, क्योंकि अब राजस्थान में अपराधियों की खैर नहीं। देखिए रिपोर्ट। गैंगस्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी। सोशल मीडिया पर भी नजरें हमारी। बदमाशों की हर जोड़ी राजस्थान पुलिस ने तोड़ी। पुलिस हमारी, क्राइम पर भारी। अपराधियों को पकड़ने के लिए अब सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं। क्रिएटिव मीम्स में फिल्मी डायलॉग का सहारा लिया जा रहा है। इन संवादों के जरिए राजस्थान पुलिस के अपराध को मिटाने के मंसूबों को जताया है, तो वहीं पुलिस की कार्रवाई से चारों खाने चित हो रहे अपराधियों की बात को भी सामने लाया गया है। पिछले कुछ दिनों से राजस्थान पुलिस सोशल मीडिया पर गैंगस्टर्स का महिमामंडन करने के खिलाफ युवाओं को जागरूक कर रही है। इसके तहत सोशल मीडिया की मुहिम भी अच्छा प्रभाव दिखा रही है। पुलिस के इन प्रयासों को आमजन की ओर से पसंद भी किया जा रहा है। कैंपेन में पुलिस हमारी, क्राइम पर भारी हैशटैग के जरिए अपराध को मिटाने का संदेश दिया गया है। इसमें चलाए गए कैंपेन में पहली पोस्ट रोचक तरीके से पुलिस की कार्रवाई से पहले क्राइम मास्टर गोगो को पुलिस की कार्रवाई के बाद नंदू सबका बंधु बताते हुए दिखाया गया है। राजस्थान पुलिस की सोशल मीडिया टीम पिछले कुछ समय से काफी सक्रिय नजर आ रही है। करीब 1.5 साल से राजस्थान पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल्स पर बड़े रोचक तरीके से मुहिम चलाई गई है। इनमें फिल्मी गानों, शायरी, पंचलाइन और संवादों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए गैंगस्टर्स पर नजर रखने के लिए पूरी एक सीरीज लॉन्च की है, जिसमें फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के फेमस डायलॉग को बदलकर न बाप का, न दादा का, न भाई का, अब किसी का बदला नहीं लेगा रे के जरिए जुर्म की दुनिया से तौबा कर रहे गैंगस्टर्स को बताया गया है। वहीं फिल्म वास्तव के रघु और 1.5 फुटिया की जोड़ी को दिखाते हुए संदेश दिया गया है कि बदमाशों की हर जोड़ी को राजस्थान पुलिस तोड़ेगी। राजस्थान में गैंगस्टर्स को नहीं रहने दिया जाएगा। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान की विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में अब सबकी निगाहें पानी पिलाने वाले संसाधनों पर टिकी हुई हैं। राज्य के 22 प्रमुख बांधों में 60% पानी है। पिछले साल के मुकाबले इन बांधों में 15% तक ज्यादा पानी है। प्रदेश में जलापूर्ति के लिए सबसे अहम बांध है बीसलपुर। बीसलपुर बांध में 65% पानी बचा है। पिछले साल हुई अच्छी बारिश के बाद बांध पर 2 बार चादर चली थी और उसके बाद से अब तक प्रदेश में जल संकट एक तरह से काफी हद तक दूर हो गया है। अप्रैल खत्म होने को है। मई, जून और जुलाई पेयजल संकट के सबसे कठिन महीने हैं। इन महीनों के लिए प्रदेश में विशेष कंटीजेंसी प्लान बनाया गया है। गनीमत यह है कि पिछले साल सितंबर में लबालब हुए बीसलपुर बांध में अभी भराव क्षमता के मुकाबले 65% पानी बचा हुआ है। राजस्थान में पेयजल आपूर्ति के लिहाज से मई, जून और जुलाई सबसे महत्वपूर्ण और मुश्किल महीने माने जाते हैं। ऐसे में अप्रैल खत्म होने को है, मई की शुरुआत होने जा रही है। लेकिन राजस्थान के अंदर अच्छी बात यह है कि अभी भी यहाँ के छोटे बड़े बांधों के अंदर 50% तक वाटर स्टोरेज मौजूद है। राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण बांध बीसलपुर में अभी भी करीब 65% पानी का स्टोरेज मौजूद है। पिछले साल की तुलना अगर की जाए तो पिछले साल इस वक्त तक बीसलपुर में महज 30% पानी बचा था। तब जलदाय विभाग और तमाम जिम्मेदार विभागों के माथे पर शिकन आ गई थी कि राजस्थान में जलापूर्ति कैसे होगी। लेकिन मानसून मेहरबान रहा और 2 बार बीसलपुर के ऊपर चादर चली, जिसकी वजह यह है कि अभी भी अप्रैल के महीने में बीसलपुर बांध में 65% वाटर स्टोरेज मौजूद है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल प्रबंध अच्छा रहा तो राजस्थान के अंदर इस बार पेयजल किल्लत नहीं आनी चाहिए और जो वाटर स्टोरेज मौजूद है उसमें अगर ठीक ठाक बारिश होती है तो राजस्थान के ये बड़े बांध बड़ी ही जल्दी छलकने के लिए भी तैयार होंगे। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। ये खबर सावधान करने वाली है। इंटरनेट पर आग जीवन साथी तलाश रहे हैं तो फिर आप चौकन्ना रहने की आपको जरूरत है, क्योंकि जयपुर एसओजी ने एक ऐसे ठग को धर दबोचा है जिसने खुद को विदेश में डॉक्टर बताकर पहले तो एक मैरिज साइट पर शादी का ऑफर दिया, भारत आकर बड़ा हॉस्पिटल खोलने का भरोसा दिलाया और फिर 6,43,000 रुपए हड़प लिए। एसओजी ने नाइजीरियन ओबी एलेक्स
सैमुअल और उसकी गर्लफ्रेंड नागालैंड निवासी है, जो कि हेनोतोली को नई दिल्ली से गिरफ्तार किया है। एसओजी का कहना है कि ये ठग बेहद शातिर हैं। अब तक 99 फोन और सिम बदल चुके हैं। फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी है। उम्मीद है कि इस मामले में और भी बड़े खुलासे होंगे। तो मैरिज साइट पर अगर आप भी मैरिज के लिए प्रपोजल ढूंढ रहे हैं तो ये खबर आपको सावधान करती है, सतर्क करती है, क्योंकि इसी तरह का एक ठग का मामला सामने आया है और ये एक पूरा गैंग है जिसमें एक युवक और उसकी गर्लफ्रेंड शामिल है। लाखों की यहाँ पर ठगी कर चुके हैं। शादी के नाम पर भरोसा दिया था, हम डॉक्टर हैं, भारत में आकर हॉस्पिटल खोलेंगे, और ऐसे न जाने कितने लोगों को इन्होंने ठगा है। ये अब पूछताछ के बाद क्लियर हो पाएगा। शाहपुरा थाना पुलिस ने शहर में संचालित कैफे हाउस पर रेड मारी है। पुलिस ने कैफे संचालक समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। यहां कैफे की आड़ में अनैतिक गतिविधियां चल रही थीं। कार्रवाई के बाद कैफे संचालकों में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस को लगातार इन कैफे हाउस में चल रही अनैतिक गतिविधियों की जानकारी मिल रही थी और इसी पर पुलिस ने टीम गठित कर बड़ी कार्रवाई करते हुए शाहपुरा आरके कैफे में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने कैफे हाउस संचालक समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ चल रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।